हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस इन अ सिंपल वर्ड सजेस्ट दैट अ मीन्स टू विच अ पर्सन कैन फुलफिल देयर बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट इन डेली लाइफ सो दैट दे कैन सर्वाइव। मतलब मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने डेली बेसिस पे खर्चा करते हैं, जैसे घर का खर्चा हो गया, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आप फुलफिल करते हैं, उसी चीज़ को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं वो विल गेट मेंटेनेंस। ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो विल गेट मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जो है वो एक तो वाइफ ले सकती है अपने हस्बैंड से, दूसरा है चिल्ड्रन, तीसरा है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपके पिताजी माताजी हो गए, फिर उनके भी पेरेंट्स जो हो गए, जिसको नाना मतलब उसके पेरेंट्स हो गए, और अदर रिलेटिव्स, अदर रिलेशन, जो भी फैमिली में रिलेशन होते हैं वो लोग भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। अभी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, वाइफ जो है या तो फिर चिल्ड्रन है या तो फिर पेरेंट्स है या तो अदर रिलेटिव्स होते हैं, वो लोग अपने आप को मेंटेन करने के काबिल नहीं होते हैं। कोई भी वजह कोई भी हो सकती है, या है वो छोटे हो सकते हैं उम्र में कि काम पे नहीं जा सकते बाहर, या तो फिर वो मेंटली सीक रहते हैं, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो घर का जो मेन लीड होता है जैसे हस्बैंड होता है, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने फैमिली को संभाले। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी क्या बोलता है। ठीक है, अब प्रोविजन 125 सीआरपीसी इज अ सेक्युलर प्रोविजन गवर्निंग मेंटेनेंस लॉज अक्रॉस ऑल पर्सनल लॉज। मतलब सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है उसमें क्या होता है ना, पूरी दुनिया में जितने भी सेक्युलर कानून है, जैसे मुस्लिम लॉ हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, यहाँ तक कि क्रिश्चियन में भी बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं। तो ये कोई भी कम्युनिटी का कोई भी इंसान रहने दो, वो 125 के अंदर अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं under this section of CRPC. It is clearly stated that under which condition the husband becomes responsible to provide maintenance to his wife. अभी यहाँ पे 125 जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसमें ये लिखा है कि कौन सी कंडीशन में हस्बैंड जो है वो लायबल होता है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। जो कंडीशन कोई भी हो सकती है, जैसे अपनी वाइफ जो है वो खुद को नहीं कर पाती है, या तो फिर वो उसकी उम्र जो है वो काफ़ी छोटी है। अभी मेंटेनेंस जो है वो बच्चे बच्चे भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं अपने पिता से। ठीक है, अभी वो उम्र में छोटे हैं, वो काम पे नहीं जा सकते, उसकी पढ़ने खेलने की उम्र है, या तो फिर माता पिता है वो एकदम बूढ़े हो चुके हैं, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते बाहर जाके। तो ऐसी कोई भी रीज़न की वजह से जो है वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम हो सकता है। ठीक है, वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वाइफ जो है वो मेंटेनेंस मांग सकती है अगर उसको लगता है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी कोर्ट में आप मेंटेनेंस एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जेएमएफसी होता है, जिसको क्लास 1 जेएमएफसी बोलते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 जेएमएफसी can order a person to give monthly allowance for a maintenance of the following person if the court gets proof of negligence of person with the sufficient means who is refusing to maintain। अभी जो जेएमएफसी होता है जी, देखिए कोर्ट होती है, उसमें बहुत सारे जज होते हैं। एक तो जेएमएफसी हो सकता है, जेएमएफसी 2 हो सकता है, फिर सेशन कोर्ट जज होते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होता है। अब ऐसे में क्या होता है, आप जो है अपना मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कि भाई मुझे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं चाहिए, मगर वो मुझे मेंटेन भी नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा। और उसमें क्या हो सकता है कि हस्बैंड जो अच्छे से कमा रहा है, ठीक है, फिर भी वो अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि वाइफ जो है अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, मतलब वाइफ के पास कोई भी दूसरा इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर इनकम का सोर्स आता है तो माई वाइफ जो है वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकती। दूसरा है लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर, मैरिड और अनमैरिड बोथ आर अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। मतलब वो हस्बैंड ने जो बच्चे पैदा किए उस वाइफ के साथ, वो लोग भी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम अभी बहुत छोटे हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बाहर जाके मेहनत नहीं कर सकते, हमारी पढ़ने की एज है। तो वो हिसाब से आप जो है वो
मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल और मेंटल इंजरी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि अगर कोई फिजिकल है या तो मेंटल इंजरी हो चुकी है आपको, किसी के हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, किसी का दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप जो है वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये सारी कंडीशन को रखने से पहले आपको एक एविडेंस भी देना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा दवाई का, या तो फिर फिजिकल आप काम नहीं कर सकते, हैंडीकैप है तो आपको एक हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। हैंडीकैप का एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको बहुत सारी रिलीफ मिलती है, जैसे आप ट्रेन में भी हैंडीकैप बोगी में चढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वही सारे जो प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट है, वो इस चीज़ में आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, अभी फादर और मदर है वो लोग अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो भी अपना नाम एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो कुल मिला के 4 लोग हो सकते हैं जो मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो, मैं फिर से बताता हूँ। वाइफ हो गया एक, तो दूसरा चिल्ड्रन हो गया, तीसरा पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दूसरे अदर्स जो भी फैमिली में रहते हैं। अगर वो लोग अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ है, मतलब वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो लोग मेंटेनेंस का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप BLS LLB या तो LLB कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नोट्स अवेलेबल नहीं होती है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाता हूँ। तो इससे में क्या होता है ना, आप बुक्स खरीद लेते हैं, वो महंगी आती है और उसमें कुछ काम का ज़्यादा होता नहीं है, खाली 2-4 पेज काम के होते हैं, बाकी सारे पेज ऐसे वेस्ट होते हैं। तो क्यों इतना खर्चा करो, इससे अच्छा आप वीडियो देख के सारी चीज़ें, आपको नॉलेज यहाँ पे मिलता है। अगर अच्छा करता है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में, शुक्रिया। अब बात करते हैं इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस। यहाँ पे लिखा है इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंस, ठीक है। लिटिगेशन ऑल्सो इंक्लूड बट शुड बी गिवन अंडर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। मतलब इंटरिम मेंटेनेंस जो होता है वो मैजिस्ट्रेट जो है, मतलब JMFC जो है, वो 60 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर दे देता है कि इंटरिम मेंटेनेंस और जो केस का जो खर्चा होता है वो भी हस्बैंड को पे करना पड़ेगा अपनी वाइफ को, ठीक है। अभी मेंटेनेंस जो है वो एक तो घर खर्चा भी हो सकता है, केस फाइल किया हस्बैंड के खिलाफ, एप्लीकेशन डाला मेंटेनेंस का, तो उसका भी खर्चा हो सकता है। वो सारे खर्चे जो है वो आप हस्बैंड के पास से मांग सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स वुमन। मुस्लिम, देखिए मेंटेनेंस जो है उसके टोटल 3 कानून है इस पूरे इंडिया में। सबसे पहले तो मैंने 125 सेक्शन का बोल दिया, दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ, तीसरा है मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये 3 है। पहले हो गया मुस्लिम पर्सनल लॉ, दूसरा हो गया सेक्शन 125, तीसरा हो गया मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अब मैंने 125 के बारे में आपको बोल दिया पहले ही, ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। अ डाइवोर्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड ओनली फॉर दैट पीरियड ड्यूरिंग विच शी इज ऑब्जर्विंग हर इद्दत पीरियड। मतलब जब तक उसका इद्दत पीरियड खत्म नहीं हो जाता तब तक ही वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उसके बाद देखिए इद्दत पीरियड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इद्दत पीरियड एक जो वुमन होती है उसका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो 3 महीने का होता है जनरली, और 3 महीने तक मुस्लिम वुमन जो है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मेंस्ट्रुअल, अभी ये जो इद्दत पीरियड होता है ना, वहाँ तक ही उसका लिमिट क्यों दिया है पता है, क्योंकि इद्दत पीरियड के बाद मुस्लिम वाइफ जो है वो दोबारा शादी कर सकती है, इसलिए हस्बैंड का ऑब्लिगेशन इद्दत पीरियड तक ही होता है। जैसे इद्दत पीरियड खत्म होता है, वाइफ के पास एक आज़ादी होती है कि वो अपने दूसरे मेल के साथ शादी कर ले और वो दूसरा हस्बैंड उसको संभालेगा। क्योंकि इद्दत पीरियड के पहले शादी नहीं हो पाएगी दूसरी, तब तक जो फॉर्मर हस्बैंड होता है उसको ही अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ता है डाइवोर्स के बाद, ठीक है। डाइवोर्स के बाद या तो ऐसे भी बिना डाइवोर्स के भी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 मंथ का होता है बेसिकली। 3 बार आप अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है उसके बाद इद्दत पीरियड जो है आपका खत्म हो जाता है। और इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको चाइल्ड डिलीवरी तक का वेट करना पड़ेगा, मतलब ये 9 मंथ हो गया। अगर वुमन प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद इद्दत पीरियड उसका खत्म हो जाता है, और वही इद्दत पीरियड तक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। और अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको 9 महीने तक वेट करना पड़ेगा जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता, तो वो 9 मंथ तक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोलता है, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बता दिया, सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। सबसे पहले उसमें भी यही चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला है। ये इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना है। इद्दत पीरियड 3 महीने का भी हो सकता है और 9 महीने का भी हो सकता है। अगर मेंस्ट्रुएशन है तो 3 महीना वेट करना पड़ेगा, अगर प्रेग्नेंट है तो 9 मंथ वेट करना पड़ेगा, और तब तक हस्बैंड को संभालना पड़ेगा अपनी वाइफ को, ठीक है। अभी बात करते हैं अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए, इस पूरे इंडिया में, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो फिक्स अमाउंट बताए कि इतना मेंटेनेंस होना चाहिए। अभी जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो कुछ भी हो सकता है, 1,000 रुपया भी हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है और 1 करोड़ भी हो सकता है। वो डिपेंड रहता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अगर कोई ऐसी वुमन है जो एकदम लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहती है तो उसका मेंटेनेंस 1,000 रुपया भी हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जो है, उसकी वाइफ नीता अंबानी ने एक दूसरे से डाइवोर्स कर लिया, तो नीता अंबानी का जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो 10-15 करोड़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रहती ऐसे है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड होता है, यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। वो डिपेंड होता है कि वाइफ जो है उसकी खर्चा, उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से वाइफ बिलोंग करती है तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता, वो 1,000 रुपये 500 भी हो सकता है। अब अगर कोई बड़ी लेवल की कोई वुमन है जो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, तो उसको करोड़ों में मेंटेनेंस भी देना पड़ता है हस्बैंड को। जैसे मैंने आपको मुकेश अंबानी का एग्जांपल दिया, वो तो एक एग्जांपल था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, मेंटेनेंस जो है वो फादर भी दे सकते हैं अपने बच्चे को और मदर भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस बाय फादर क्या होता है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हिज चाइल्ड बट देर आर सर्टेन कंडीशन अटैच टू इट, फादर इज बाउंड टू मेंटेन। अभी मुस्लिम में क्या होता है, अपने फादर जो है वो अपने बच्चे को संभालना ही पड़ेगा, ये हु इज बाउंड बाय द लॉ। बट उसकी भी एक कंडीशन है, जैसे हिज सन अटेंड्स हिज सन हिज अटेंड मेजोरिटी, मतलब जब तक बच्चा मेजर नहीं हो जाता, मतलब बड़ा नहीं हो जाता, तब तक पिता को बच्चे को संभालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। डॉटर इज स्टिल गेट मैरिड, मतलब डॉटर है, छोटी है, उसकी शादी नहीं हुई तो भी पिताजी को अपने बच्चे को संभालना पड़ेगा। दूसरा है फादर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन हिज मेजर सन इफ ही इज लुनाटिक, मेंटेन इल और फिजिकली डिसेबल। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी मेजर बच्चे को भी संभालना पड़ता है जो 18 या तो 21 के ऊपर है। अगर वो मेंटली सीक है, मतलब वो उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती, या तो फिर उसकी मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाता, फिजिकल हैंडीकैप है, हाथ पाँव चलते नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फादर को अपने बच्चे को संभालना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं फादर इज नॉट बाउंड टू मेंटेन चिल्ड्रन इफ दे आर रिफ्यूज टू लिव विथ हिम विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अभी फादर जो है, ही इज नॉट बाउंड टू मेंटेन इफ देयर चिल्ड्रन आर नॉट लिविंग विथ हिम। अभी कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, फादर का ये ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है कि वो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रह रहे विदाउट एनी रीज़न। अगर रीज़न है, फिर अगर बच्चे छोड़ के जा रहे हैं फादर को, तो फादर को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वरना ऐसा कोई अगर विदाउट रीज़न अगर बच्चा घर छोड़ के जा रहा है, अलग रह रहा है, तो फादर का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है मेंटेनेंस का, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ फादर इज नॉट बाउंड टू मेंटेन द इलेजिटिमेट चाइल्ड बट अंडर सेक्शन 125 ही इज। अब बात करते हैं, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोलता है, अगर आपका चाइल्ड इलेजिटिमेट है, मतलब आउट ऑफ वेडलॉक जो चाइल्ड पैदा हुआ है, उसको मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मगर सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी का, उसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट में, किधर जेएमएफसी फर्स्ट क्लास, ठीक है। वहाँ पे आप एप्लीकेशन डालोगे तो आपको जो है वो मेंटेनेंस मिल सकता है हस्बैंड से, ठीक है, मतलब आपके पिताजी से। मेंटेनेंस बाय मदर, अभी देखिए बच्चा को मदर भी संभाल सकती है, फादर भी संभाल सकती है और उसको मेंटेन भी कर सकती है। मगर कभी कभी क्या होता है, फादर की कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसकी इनकम बंद हो गई अचानक से, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो फिर पागल हो गए, या तो फिर उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, या तो फिर हैंडीकैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैरालाइज हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या मदर का ऑब्लिगेशन आ जाता है अपने बच्चों को मेंटेन करना। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा मदर्स ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हर चाइल्ड अराइज when the child is illegitimate and husband has refused to maintain her child।
एक तो चाइल्ड जो है वो इलेजिटिमेट हो सकता है, लेजिटिमेट भी हो सकता है, और हस्बैंड ने चाइल्ड को संभालने को मना कर दिया। इन हनाफिलो फादर इज, इफ द फादर इज पुअर, हनाफिलो की बात कर रहा हूँ, इफ द फादर इज पुअर, मदर इज रिच, देन इन दैट केस इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ मदर टू मेंटेन चाइल्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर फादर जो है वो पुअर है, वो अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो अपने चाइल्ड को मेंटेन करे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे डिटेल में लिखे हैं। आपको पता होगा कि नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि शेयर करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नोट्स अवेलेबल है नहीं। आप कितना भी खर्चा करो, उसका उसमें 2-4 पेज ही काम के होते हैं और बाकी ऐसे ही वेस्ट होता है। तो क्यों इतना खर्चा करो जबकि आपको यहाँ पे रेडीमेड मिलता है विद सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।